अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। डियर एस्पिरेंट्स, हम इस वीडियो में नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं असिस्टेंट डायरेक्टर का, लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का, जो पीपीएससी ने 2024 में लिया था। इसके 10 क्वेश्चंस को हम कवर कर चुके हैं पार्ट 1 में, लेकिन अब मैंने ये डिसाइड किया है कि 10 क्वेश्चंस बहुत कम ड्यूरेशन में भी कवर हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 5 मिनट्स की एक वीडियो बनी पिछले 10 क्वेश्चंस पर, तो मैंने ये डिसाइड किया है कि बजाय 10 क्वेश्चंस को कवर करने के हम 20 सवालात को डिस्कस करेंगे एक वीडियो में, ताकि आपके लिए भी आसानी हो और एक वीडियो में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर कर सकें। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। क्वेश्चन नंबर 11 इज़ हु वाज द फाउंडर ऑफ डेली नवाए वक्त। डेली नवाए वक्त एक अखबार का नाम है, न्यूज़पेपर था। जो स्टार्ट किसने किया था, हु वाज द फाउंडर, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था पेपर में। तो ये हमीद निज़ामी साहब थे जिन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। ये एक बहुत बड़ा नाम है तहरीक पाकिस्तान में, हमीद निज़ामी साहब का, सहाफ़त में भी और तहरीक पाकिस्तान में भी। इन्होंने डेली नवाए वक्त को इंट्रोड्यूस करवाया था। लेकिन एग्ज़ामिनर कभी भी एक चीज़ के बारे में सीधा सवाल नहीं पूछता, तो हमें डेली नवाए वक्त के बाकी जो पहलू हैं उनको भी देखना है, हमीद निज़ामी साहब के हवाले से भी और डेली नवाए वक्त के हवाले से भी। हम देख लेते हैं बाकी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को। इस स्लाइड में आपके साथ मैं 6 पॉइंट्स शेयर कर रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं डेली नवाए वक्त के हवाले से। ये सारे पॉइंट्स किसी भी तरह से कभी भी एग्ज़ामिनर हमसे पूछ सकता है कम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन में। पहला पॉइंट है इसका जो मतलब क्या बनता है। डेली नवाए वक्त जो एक नाम है अखबार का, इसका मतलब क्या है। तो इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन बनती है द वॉइस ऑफ द टाइम। क्या खूबसूरत नाम रखा हमीद निज़ामी साहब ने या जिसने भी रखा। तो द वॉइस ऑफ द टाइम यानी वक्त की आवाज़, वक्त की सदा या पुकार आप कह सकते हैं। इसका मतलब पूछा जा सकता है व्हाट डज द न्यूज़पेपर डेली नवाए वक्त मीन। तो द वॉइस ऑफ द टाइम याद रखिएगा। फाउंडर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हमीद निज़ामी साहब ने इसको इंट्रोड्यूस कराया था, इस्टेब्लिश किया था डेली नवाए वक्त को, या इसको इनिशिएट किया था। फाउंडेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेली नवाए वक्त अखबारात के बारे में अक्सर पूछा जाता है, ख़ास तौर पे जो तहरीक पाकिस्तान के हवाले से इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स स्टार्ट हुए थे उनके बारे में अक्सर पूछा जाता है। तो इसको स्टार्ट किया गया था 1940 में। और अगर वो मज़ीद ट्रिकी क्वेश्चन दे देता है तो हमें ये याद रखना है कि 23 मार्च 1940 को, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है तारीख़ पाकिस्तान के हवाले से, हिस्ट्री के हवाले से, तो याद रखना मुश्किल नहीं है। डेली नवाए वक्त को 23 मार्च 1940 23 मार्च 1940 को स्टार्ट किया गया था। फिर इसका हेडक्वार्टर्स पूछा जा सकता है कि डेली नवाए वक्त का हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है। तो इसका हेडक्वार्टर है लाहौर में, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, मजीद निज़ामी बिकेम चीफ एडिटर एंड पब्लिशर आफ्टर हमीद सर's डेथ इन 1962। मजीद निज़ामी साहब कौन थे। वो हमीद निज़ामी साहब जो फाउंडर थे डेली नवाए वक्त के, उनके छोटे भाई थे। मजीद निज़ामी was the younger brother of हमीद निज़ामी and after हमीद निज़ामी सर's death in 1962। ये भी पूछा जा सकता है कि हमीद निज़ामी साहब का इंतकाल कब हुआ, तो वो 1962 में हुआ था। और 1962 में उनकी वफ़ात के बाद उनके छोटे भाई मजीद निज़ामी साहब डेली नवाए वक्त के चीफ़ एडिटर और पब्लिशर बने। ये भी याद रखने वाली बात है, पूछ सकता है पेपर में कि डेली नवाए वक्त का 1962 के बाद पब्लिशर और चीफ़ एडिटर कौन था, तो वो मजीद निज़ामी साहब थे हमीद निज़ामी सर की डेथ के बाद। नेक्स्ट, ओन्ड बाय मजीद निज़ामी ट्रस्ट। अब ये मजीद निज़ामी ट्रस्ट एक इदारा है जो मजीद निज़ामी साहब ने इस्टेब्लिश किया था और अभी ये इदारा ओनर है डेली नवाए वक्त का। ये भी पूछा जा सकता है कि विच इंस्टीट्यूशन या विच ऑर्गेनाइजेशन या व्हाट डज़ हु इज़ दी ओनर या व्हाट इज़ दी ओनर ऑफ, आप कह सकते हैं कि डेली नवाए वक्त। तो मजीद निज़ामी ट्रस्ट ओन्स डेली नवाए वक्त नाउअडेज़। आई होप ऑल दीज पॉइंट्स आर क्लियर। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, याद रखने वाले हैं। एग्ज़ामिनर एक पेपर के ज़रिए से हमें हिंट देता है कि हमने चीज़ों को किस एंगल से, किस एस्पेक्ट से देखना है। ऑल दीज पॉइंट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड दे मस्ट ऑल्सो बी रिमेंबर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, The Treaty of Westphalia brought an end to the ऑप्शन A B C D 10 years war, 20, 30 and 40 years war। तो इसका करेक्ट आंसर है 30 years war। ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया ने इख्तिताम किया था
30 साला जंग का। इसके बारे में ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको नेक्स्ट स्लाइड पर देख लेते हैं। जी, पहला पॉइंट देखिए, 2 पीस ट्रीटीज़ इन अक्टूबर 1648 which ended 30 years war and established several important principles of modern international relations। यानी कि 1648 में 2 ट्रीटीज़ हुए। अच्छा, ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया को पीस ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया भी कहते हैं, ये भी याद रखने वाली बात है। ये कितने टोटल ट्रीटीज़ थे? ये 2 थे। 2 पीस ट्रीटीज़ हुए थे 1648 में, और ये जर्मनी के 2 सिटीज़ में हुए थे। नीचे तीसरे पॉइंट में देखें, म्यूनस्टर और ओस्नेब्रूक नामी 2 सिटीज़ हैं जर्मनी के। ये उस वक्त की बात है। तो उन दोनों सिटीज़ में 2 पीस ट्रीटीज़ हुए थे जिनको हम द ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया के नाम से जानते हैं। 1648 में, एक्चुअली ये 24 अक्टूबर 1648 को हुए थे, और 30 इयर्स वॉर एंड हुई थी, जो कि हॉली रोमन एम्पायर में हो रही थी। हॉली रोमन एम्पायर कोई एक मुल्क नहीं था उस वक्त, ये एक बहुत बड़े रकबे पर फैली हुई रियासत थी। इट कवर्ड मच ऑफ वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, यानी वेस्ट का बहुत सारा एरिया यूरोप का और सेंट्रल यूरोप के जो रीजन है उस पर ये एक बहुत बड़ी एम्पायर थी, द हॉली रोमन एम्पायर। तो वहाँ पर 30 साल जंग का इख्तिताम हुआ था, और इसके साथ साथ 80 इयर्स वार बिटवीन स्पेन एंड डच रिपब्लिक। द डच रिपब्लिक और स्पेन के माबैन 80 साल से जंग छिड़ी थी, उसका भी ख़ात्मा हुआ था ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया की बदौलत। तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में ये सारे पॉइंट्स याद रखने वाले हैं। और ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया ने बहुत सारे मॉडर्न प्रिंसिपल दिए थे, इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल दिए थे, जिनको हम आज भी इंटरनेशनल रिलेशंस में, यानी मॉडर्न इंटरनेशनल रिलेशंस में यानी उनको बहुत अहमियत हासिल है, वो यूज़ हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ प्रोड्यूस विच क्रॉप द मोस्ट। सेंट्रल एशिया में या सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में कौन सी फसल है जो सबसे ज़्यादा पैदा होती है? तो उसका करेक्ट आंसर है कॉटन। कॉटन सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। सेंट्रल एशिया के हवाले से या उन कंट्रीज़ के हवाले से चंद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम अगली स्लाइड पर देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखें, टोटल सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। टोटल सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ कितने हैं? टोटल 5 हैं। कौन कौन से हैं? 2 के से हैं, 2 टी से हैं और 1 यू से है। तो इनको याद रखना बहुत आसान है। फिर के और टी के बाद भी आप अल्फ़ाबेटिकली याद रखें। तो पहला कज़ाकिस्तान है के से, देन के बाद ए कज़ाकिस्तान, फिर किर्गिज़िस्तान है, के बाद वाई है किर्गिज़िस्तान, देन टी वाले दोनों हैं ताजिकिस्तान, टी के बाद ए, उसके बाद दूसरा तुर्कमानिस्तान है, टी के बाद यू है। तो इनको इस तरह से याद रखना है, कज़ाकिस्तान, किर्गिज़िस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान। और लास्ट वाला वैसे ही बहुत इंटरेस्टिंग है, जो उज़्बेकिस्तान है, वो अपने नाम का जो यू है उसकी तरह मतलब राउंड आप कह लें, एक एसोसिएशन ही बनानी है याद रखने के लिए। और ये वो सेंट्रल एशियन कंट्री है जो बाकी चारों सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, इम्पॉर्टेंट है। और ऑल्सो इट्स इंटरेस्टिंग कि कोई ऐसा सेंट्रल एशियन कंट्री जो बाकी सारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर करता है तो वो उज़्बेकिस्तान ही है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, द रिवर दैट सेपरेट्स अफ़गानिस्तान फ्रॉम सेंट्रल एशिया। तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ और अफ़गानिस्तान के दरमियान एक ऐसा रिवर है जो हम कह सकते हैं कि उनके दरमियान एक बाउंड्री लाइन है। तो उस रिवर को ऑक्सस रिवर भी कहते हैं। ऑक्सस रिवर अगर ऑप्शंस में है फिर भी ठीक है, और उसको आमू दरिया भी कहते हैं। तो दोनों नेम्स उसी एक ही रिवर के हैं, कोई भी हो अगर ऑप्शंस में तो ठीक है। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, स्मॉलेस्ट कंट्री इन सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया में बाय लैंड एरिया सबसे छोटा कंट्री कौन सा है? तो वो ताजिकिस्तान है। ताजिकिस्तान सबसे छोटा है सेंट्रल एशिया में, कोई मुश्किल बात नहीं, याद रखना। हमने 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ याद किए। सबसे पहले 2 के से हैं, के बाद ए है अल्फ़ाबेटिकली, तो कज़ाकिस्तान पहला, दूसरा फिर किर्गिज़िस्तान, के बाद वाई,
देन टी से 2 हमने याद किए, ताजिकिस्तान टी के बाद ए, और फिर तुर्कमानिस्तान टी के बाद यू, और लास्ट पे हमारे पास उज़्बेकिस्तान है। उज़्बेकिस्तान वो जो बाकी सारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर करता है। हमने ये बात याद की, हमें पता है। अब हम कैसे याद रखेंगे सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा वो है जो अल्फ़ाबेटिकली इन नेम्स के दरमियान में छुप के बैठा है। छोटा है ना, तो सेंटर में 2 ऊपर रख के बैठा है, 2 नीचे रख के बैठा है। सेंटर में कौन सा आता है अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट में? ताजिकिस्तान आता है। तो ताजिकिस्तान सबसे छोटा है रकबे के लिहाज से, सेंटर में छुप के बैठा है डर के मारे, यूँ समझ लें। अच्छा, फिर सबसे बड़ा भी हमने याद रखना है। द लार्जेस्ट सेंट्रल एशियन कंट्री कौन सा है? तो वो हमारे पास है कज़ाकिस्तान। सबसे बड़ा है भाई, अल्फ़ाबेटिकली भी सबसे ऊपर है, बड़ा तो हुआ ना, ठीक है। इसके अलावा इसके रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, द लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री बाय लैंड एरिया। रिपीटेड क्वेश्चन एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वो कौन सा है? वो भी हमारे पास कज़ाकिस्तान ही है। पॉपुलेशन के हवाले से लार्जेस्ट कंट्री दुनिया में इंडोनेशिया है, मुस्लिम कंट्री। लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री की बात कर रहा हूँ। इंडोनेशिया पॉपुलेशन के हवाले से, और कज़ाकिस्तान लैंड एरिया के हवाले से लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी स्टेट्स हैव साइन अप टू द जिनीवा कन्वेंशंस? जिनीवा कन्वेंशंस को कितने उसके सिग्नेटरीज़ हैं, कितने कंट्रीज़ ने साइन किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 196। यानी यूनाइटेड नेशंस के जितने मेंबर स्टेट्स हैं उनसे भी 3 ज़्यादा कंट्रीज़ ने जिनीवा कन्वेंशंस को साइन किया है। मतलब इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ तो है जिनीवा कन्वेंशंस। अब हमें ये देखना है कि ये है क्या। तो ऑब्वियसली हम अगली स्लाइड पर देखेंगे जिनीवा कन्वेंशंस के बारे में। जी, जिनीवा कन्वेंशंस बेसिकली है क्या? ये ट्रीटीज़ हैं, एग्रीमेंट्स हैं। किस हवाले से हैं? जंग के हवाले से। अगर वॉर होती है 2 कंट्रीज़ के दरमियान तो ये डिसाइड किया गया था, ये एक इंटरनेशनल लॉ बनाया गया फॉर द ह्यूमैनिटेरियन ट्रीटमेंट ऑफ द विक्टिम्स ऑफ वॉर। यानी जंग के जो शिकार लोग होते हैं, स्टार्ट तो ये आर्म्ड फोर्सेस के लिए किया गया था, दोज हु एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द बैटल फील्ड, कि उनके साथ कैसा सलूक होना चाहिए, ठीक है। यानी अगर कोई वुंडेड है, ज़ख्मी है, या कोई सिक है, कोई बीमार है, तो उसके साथ कैसा सलूक होना चाहिए। दूसरी यानी उनके जो दुश्मन एनिमीज़ हैं उनकी तरफ से, ये सबसे पहले डिसाइड हुआ। यानी 1864 में, मैं आपको आगे आगे फिर इसमें मॉडिफिकेशंस होती गई। सबसे पहला तो आपके सामने लिखा हुआ है 1864 में हुआ, आगे चल के इसमें चीज़ें ऐड हुई। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं यार, आर्म्ड फोर्सेस सिर्फ फील्ड में नहीं होती, समंदर में भी होती हैं। फिर उन्हें ख्याल आया कि यार प्रिजनर्स जो होते हैं उनके हुकूक, जो इंसानी हकूक़ हैं, बेसिक ह्यूमन राइट्स, उनका भी ख्याल रखना चाहिए। फिर उस तरफ चले गए। फिर लास्टली उन्हें 1949 में ये ख्याल आया कि नहीं यार, जंग में ठीक है एक्टिवली पार्टिसिपेशन आर्म्ड फोर्सेस की होती है, लेकिन विक्टिम या उससे अफेक्ट तो सिविलियंस भी होते हैं। फिर सिविलियंस को भी उसमें ऐड किया गया। किस किस तरह से चीज़ें चलती गई, हम इनको देख लेते हैं। पहला पॉइंट देखिए, द फर्स्ट जिनीवा कन्वेंशन अडॉप्टेड इन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1864 में। आगे, कन्वेंशन फॉर द एमेलियोरेशन ऑफ द कंडीशन ऑफ द वुंडेड एंड सिक इन आर्म्ड फोर्सेस इन द फील्ड। याद रखिएगा, एमेलियोरेशन होता है बेटरमेंट, बेटर ट्रीटमेंट, अच्छा बर्ताव, अच्छा सलूक, ठीक है, उनकी बेहतरी। जख्मियों की और बीमारों की, आर्म्ड फोर्सेस की बात हो रही है 1864 में, कि आर्मी के, आर्म्ड फोर्सेस के जो फील्ड के अंदर लड़ते हुए जख्मी और बीमार हैं, उनका बेहतर ट्रीटमेंट यानी किया जाना चाहिए, उनके साथ सलूक किया जाना चाहिए, उनका इलाज किया जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, रिवाइज इन 1906, 1929 एंड फाइनली इन 1949। ये चारों ही तो हैं, 1864 में, 1906 में, 1929 में एंड 1949 में। द सेकेंड जिनेवा कन्वेंशन, लास्ट वाला पॉइंट, ये बाकी वैसा ही है। द कन्वेंशन फॉर द एमेलियोरेशन ऑफ द कंडीशन ऑफ द वुंडेड एंड सिक इन आर्म्ड फोर्सेस एट सी, सिर्फ इसमें ये ऐड किया गया था, अडॉप्टेड इन 1907। 1907 में बस उसमें ये एडिशन किया गया था कि यार समंदर में भी जो मतलब वुंडेड और सिक हो ना, आर्म्ड फोर्सेस की अगर जंग हो रही है तो उनके साथ भी, उनको भी मतलब बेसिक ह्यूमन राइट्स मिलने चाहिए, उनका बेटर ट्रीटमेंट, उनके साथ अच्छा बर्ताव भी, उनका इलाज भी, ठीक है। आगे थर्ड जिनीवा कन्वेंशन को देखते हैं। थर्ड जिनीवा कन्वेंशन रिलेटिव टू द ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स ऑफ वॉर।
कि ज़ख्मी और जो बीमार हैं उनका तो आपने ख्याल रख लिया, उनके बारे में तो आपने लॉज बना लिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस बना लिए, लेकिन जो प्रिजनर्स हैं जिनको आप मतलब कैद कर लेते हैं उनका क्या? उनके लिए फिर ये एक जिनीवा कन्वेंशन आया 1929 में, दैट डेल्ट विद द प्रिजनर्स ऑफ वॉर, के जंगी कैदियों के बारे में इंटरनेशनल लॉ बनाया गया कि उनके साथ कैसा बर्ताव होना चाहिए, उनके क्या क्या राइट्स हैं, उनके मतलब उनके साथ उनकी जो बेसिक ह्यूमन नीड्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, उनके ख्याल के लिए। द थर्ड जिनीवा कन्वेंशन इज़ रिलेटेड टू द प्रिजनर्स ऑफ वॉर। ठीक है, आपने याद रखने के भी पेपर में पूछा जा सकता है कि फर्स्ट किससे रिलेटेड है, सेकंड किससे रिलेटेड है, थर्ड किससे रिलेटेड है। एंड हम चलते हैं फोर्थ की तरफ। द फोर्थ जिनीवा कन्वेंशन, ये फाइनल उसकी रिवीजन है जिनीवा कन्वेंशन की, 1949 में अडॉप्ट की गई थी। इसमें क्या हुआ था? इट इज़ रिलेटिव टू द प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियन पर्सनस इन टाइम ऑफ वॉर। अब उन्हें ख्याल आया कि यार सिविलियंस भी तो अफेक्ट होते हैं, ठीक है, वॉर में, तो उनके बारे में फिर ये फोर्थ जो इसकी अडेप्टेशन थी, या फोर्थ जो इसका जिनीवा कन्वेंशन है वो इससे रिलेटेड है। इट इज़ बेस्ड ऑन पार्ट्स ऑफ द हेग कन्वेंशन सेकंड ऑफ 1899 एंड हेग कन्वेंशन 4 ऑफ 1907। आई होप ये आपके जो जिनीवा कन्वेंशंस हैं ये क्लियर हैं। आपने बस याद ये रखना है कि पहला 1864 में आर्म्ड फोर्सेस जो वुंडेड और सिक हों उनके बारे में, उनके राइट्स या उनके बेटर ट्रीटमेंट के लिए एक लॉ बनाया गया था, इंटरनेशनल लॉ, एंड इट वाज अडॉप्टेड इन 1864। उसके बाद सेकंड जिनीवा कन्वेंशन 1907 में अडॉप्ट किया गया था, और 1907 में ये डिसाइड किया गया था कि सिर्फ बैटल फील्ड में नहीं बल्कि समंदर में भी आर्म्ड फोर्सेस के जो मतलब प्रॉब्लम्स हैं, वुंडेड हैं, सिक हैं, उनके लिए भी इंटरनेशनल लॉज होने चाहिए। एंड लास्ट थर्ड पे हमारे पास तीसरा रिलेटिव टू द ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स ऑफ वॉर है, यानी कैदियों के बारे में भी 1929 में जिनीवा कन्वेंशन थर्ड में इंटरनेशनल लॉज को इंट्रोड्यूस कराया गया था। और लास्टली हमारा फोर्थ जिनीवा कन्वेंशन ऑफ 1949 है, जिसमें सिविलियंस के लिए भी इंटरनेशनल लॉज बनाए गए थे जंग के दौरान, अगर वो अफेक्ट होते हैं जंग से। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a dash is a device used to measure pressure in a fluid, typically a gas or liquid. गैस या लिक्विड का जो प्रेशर है उसको मेजर करने की डिवाइस कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है मैनोमीटर। मैनोमीटर या मैनोमीटर इज़ यूज टू मेजर द प्रेशर ऑफ अ फ्लूइड, टिपिकली अ गैस और लिक्विड। बाकी ऑप्शंस में हमारे पास गैल्वानोमीटर है, तो गैल्वानोमीटर को यूज़ करते हैं स्मॉल करंट्स को मेजर करने के लिए। ऑप्शन सी में है एम मीटर, तो एम मीटर करंट को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। और लास्ट पे ऑप्शन डी में सीज्मोमीटर है, तो सीज्मोमीटर अर्थक्वेक्स को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि सीज्मो वर्ड ही रिलेट करता है जो आपकी सीज्मिक वेव्स को, वेव्स के हवाले से या मूवमेंट्स के हवाले से। तो सीज्मो जब भी आया आपने उसको रिलेट करना है अर्थक्वेक के साथ। ठीक है, तो ये सीज्मोमीटर अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए यूज़ होता है, लिहाजा हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, मैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉन्ग मार्च 5 मिशन वाज लॉन्च्ड बाय विच कंट्री? तो लॉन्ग मार्च 5 मिशन लॉन्च किया था चाइना ने। इसके हवाले से एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, इसकी डेट क्या थी? व्हेन वाज द लॉन्ग मार्च 5 मिशन लॉन्च्ड बाय चाइना? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है नवंबर 3, 2016। 3 नवंबर 2016 को चाइना ने द लॉन्ग मार्च 5 मिशन को लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, चूज द करेक्ट सेंटेंस। हिज फादर इज़ पोइट एंड नॉवलिस्ट, हिज फादर इज़ द पोइट। मैं आपको सिंपली बता दूं कि पोइट और नॉवलिस्ट दोनों को इनडेफिनेट आर्टिकल लगेगा अकॉर्डिंग टू देयर स्टार्टिंग साउंड। तो इन दोनों के स्टार्टिंग साउंड्स चूँकि कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, इसलिए यहाँ पर ए आएगा। हिज फादर इज़ आ पोइट एंड आ नॉवलिस्ट, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, यानी दोनों पोइट और नॉवलिस्ट के साथ हम इनडेफिनेट आर्टिकल यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सर्च इंजन? ऑप्शन ए याहू, ऑप्शन बी गूगल, ऑप्शन सी टिकटॉक, ऑप्शन डी बिंग। तो ये याहू, गूगल और बिंग सर्च इंजन्स ही हैं, जबकि टिकटॉक सर्च इंजन नहीं है। इनके याहू, गूगल और बिंग के बारे में कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं जिनको अगली स्लाइड पर देख लेते हैं।
गूगल वॉज फाउंडेड बाय लैरी पेज एंड सर्जी ब्रिन इन 1998। इसके फाउंडर्स के बारे में पूछा जाता है गूगल के, लैरी पेज और सर्जी ब्रिन सर हैं। 1998 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए, याहू वॉज फाउंडेड बाय जेरी यांग एंड डेविड फिलो इन 1994। अगेन फाउंडर्स एंड द ईयर ऑफ फाउंडेशन दोनों इंपॉर्टेंट हैं। ओल्डेस्ट सर्च इंजन इज़ आर्की फाउंडेड बाय एलन एमटेज इन 1990। ये थर्ड पॉइंट के बारे में मेरी नज़र से कोई पास पेपर्स में क्वेश्चन नहीं गुजरा, बहरहाल हमने इसको ऐड कर दिया है फॉर दी एडिशनल इन्फॉर्मेशन। और MSN फाउंडेड इन 1999। अच्छा, MSN को 1999 में फाउंड किया गया, लेकिन इसको बाद में मॉडिफाई करके बना दिया गया विंडोज़ लाइव सर्च। कब? 2006 में। 2006 के बाद फिर विंडोज़ लाइव सर्च को फिर रिप्लेस कर दिया गया बिंग के साथ। बिंग को 2009 में फाउंडेड कह सकते हैं किया गया था, लेकिन ये मॉडिफिकेशन है MSN की ही, जो 1999 में स्टार्ट हुआ था। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, विच इज़ दी ओल्डेस्ट सर्च इंजन, तो उसमें गूगल होता है, याहू होता है, MSN होता है, साथ में कोई और होता है। तो इन सब में याहू ही ओल्डेस्ट है बिकॉज इट वाज फाउंडेड इन 1994 और ये सबसे पहले इस्टेब्लिश किया गया था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन, renowned journalist, columnist and intellectual Dr. Ajmal Niazi passed away on, ऑप्शंस में 18 अक्टूबर 2021, 2, 3 एंड नन ऑफ दीज दिया हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर है 18 अक्टूबर 2021। डॉक्टर अजमल नियाज़ी साहब 18 अक्टूबर 2021 को जाने फानी से कूच कर गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटोमेटिक सी बोट रोबोट प्रिंट्स वन टी शर्ट इन हाउ मच टाइम, तो ऑटोमेटिक सी बोट रोबोट एक टी शर्ट को 22 सेकेंड्स में प्रिंट करता है, तो इसका करेक्ट आंसर है 22 सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट इन, तो जंग प्लासी लड़ी गई थी 1757 में, 1757 में, यानी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो 1857 में लड़ी गई थी उससे 100 साल पहले, इन 1757 द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट। किस किस के दरमियान हुई थी? ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जो लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल थे, नवाब सिराजुद्दौला, उनके दरमियान हुई थी। नवाब सिराजुद्दौला को का साथ दिया था जो ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने फ्रांसीसियों ने भी साथ दिया था, और ये नवाब सिराजुद्दौला साहब ने भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ख़िलाफ़ ये जंग लड़ी थी। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि क्यों लड़ी गई थी, कैसी जंग थी, उनको शिकस्त कैसे हुई, क्यों हुई, क्या क्या मामलात हुए। अगली स्लाइड पर देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम देखते हैं द बैकग्राउंड ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी। तारीख़ में कोई भी जब बड़ा वाक़या होता है तो उसके पीछे छोटे छोटे वाक़यात होते हैं जो उसकी रीज़न बनते हैं, जो उसकी बुनियाद बनते हैं। यूँ अचानक से कुछ भी नहीं हो जाता, ना ही कभी हुआ तारीख़ में। इसी तरह से बैटल ऑफ प्लासी का भी कुछ बैकग्राउंड है। 7 ईयर्स वॉर चल रही थी दुनिया में, बड़ी बड़ी ताकतें आपस में टकराई हुई थी। अच्छा, चूँकि उस वक्त 1757 में जब बैटल ऑफ प्लासी हुई है, उससे पहले ही काफ़ी साल पहले, बल्कि कुछ 100 और कुछ साल पहले, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो यहाँ बर्रे सग़ीर में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अपने कदम जमा चुकी थी। अब यहाँ पर 2 ईस्ट इंडिया कंपनीज़ थी, एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी और दूसरी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी। दोनों इसी तगोदो में थी कि हमारा यहाँ पर तसल्लुत हो, हम यहाँ से लेबर को यूज़ करें, एक्सप्लॉइट करें, यहाँ के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करें, यहाँ की इकॉनमी को, मतलब जो कुछ हमें यहाँ से मिलता है, लूटो और चलो, लूटो और चलो, हुकूमत करो, अपनी टेरिटरीज़ को, अपने कॉलोनियलिज्म को एक्सपैंड करते चलो। ठीक हो गया। 7 ईयर्स वॉर चल रही थी। फोर्ट विलियम था, एक फोर्ट विलियम कलकत्ता में एक फोर्ट्रेस का नाम है, यानी एक किला है। किस लिए बनाया गया था? ये अब उनका बिजनेस हब था। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की जो तिजारत थी उसकी हिफाजत के लिए ये बनाया हुआ था किला ना, फोर्ट विलियम। अब चूंकि 7 ईयर्स वॉर चल रही थी दुनिया में, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, इसको मजबूत करना शुरू कर दिया, कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी। हम समझ सकते हैं आज के हमारे सोसाइटी में, यानी तजावुज़ात करना शुरू कर दी। उस वक्त के जो नवाब ऑफ बंगाल थे, वो नवाब सिराजुद्दौला साहब, उन्होंने इनको मना किया
कि आप ये ना करें। ज़ाहिर है उनके पास अथॉरिटी थी, पावर थी, वो नवाब थे वहाँ के, उनकी हुकूमत थी। उन्होंने इनको मना किया कि आप लोग ये काम ना करें। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने काम छोड़ दिया, उनके ऑर्डर्स को उन्होंने ओबे किया, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनकी बात नहीं मानी। उन्होंने अपनी कंस्ट्रक्शंस और अपनी एक्सपेंशंस को जारी रखा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने फिर ऐसे तैसे करके ना अपनी फ़ौज जमा की, अपने लोगों को जमा किया, आर्मी को, और फोर्ट विलियम पर अटैक कर दिया। ठीक है, फोर्ट विलियम कलकत्ता उस वक्त ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में था, लेकिन इन्होंने क्या किया, उस पर हमला कर दिया। ये हम बैटल ऑफ प्लासी की बात नहीं कर रहे, ये सब कुछ उससे पहले हो रहा है। इन्होंने क्या किया, अब फोर्ट विलियम पर जो लोग वहाँ, मतलब आप यूँ कह लें कि गार्ड्स थे या जो वहाँ पर सिपाही थे, वो यहीं के इंडियंस थे, वो लोकल्स थे, उन्होंने अपनों का साथ दिया। इस तरह से क्या हुआ कि ये मतलब यहाँ से कुछ भाग खड़े हुए, कुछ पकड़े गए। जो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे यहाँ पर, जो उनका कंट्रोल था, वो कंट्रोल अब किसके हाथ में आ गया, बंगालियों के, बंगाल के हाथ में। नवाब ऑफ बंगाल नवाब सिराजुद्दौला साहब के हाथ में आ गया। कुछ तो भाग खड़े हुए, ब्रिटिशर्स भागने में कामयाब हो गए, कुछ पकड़े गए। हिस्ट्री के मुताबिक 146 जो पकड़े गए, उन्हें रखा गया द ब्लैक होल में। द ब्लैक होल एक डंजियन थी। डंजियन कहते हैं अंडरग्राउंड किसी भी कह लें कि जेल को, कैद खाने को, जो डार्क होता है, जो अंडरग्राउंड होता है, जिसके अंदर कैदियों को रखा जाता है। तो इन्होंने उन 146 जो प्रिजनर्स थे, वो जो गोरे थे, उनको, ब्रिटिशर्स को इन्होंने क्या किया, नवाब सिराजुद्दौला के आदमियों ने, सिपाहियों ने उनको ब्लैक होल में जाके बंद कर दिया। उसी रात उनमें से 123 का इंतकाल हो गया। 123 आउट ऑफ 146 डाइड द सेम नाइट व्हेन दे वर इम्प्रिजन्ड इन द ब्लैक होल। ब्लैक होल में बता रहा हूँ, उस डंजियन का नाम था फोर्ट विलियम में। ठीक है, जाहिर है सुबह के तख्त नशीं शाम को मुजरिम ठहरे। उन्होंने बनाई तो इधर के लोगों को वहाँ पर कैद करने के लिए थी, लेकिन असल में बेचारे खुद कैद हो गए। और जाहिर है गोरे थे, नफीस थे। 146 में से 123 मर गए। इस बात से उन्हें बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम हुई। सुबह को जब पता चला नवाब सिराजुद्दौला साहब को, उन्होंने बहरहाल बाकियों को रिहा करवा दिया, वो चले गए। लेकिन उन्होंने जब जाके बताया, फिर ये सारे मुहर्रिकात थे कि बैटल ऑफ प्लासी शुरू हुई। फिर हुआ क्या, फिर उन्होंने अपने वहाँ से 2 लोगों को भेजा। किस किस को वो भेजते हैं, एक रॉबर्ट क्लाइव और दूसरे चार्ल्स वाटसन थे। रॉबर्ट क्लाइव और चार्ल्स वाटसन आए अपने साथ फ़ौज लेकर। उन्होंने हमला कर दिया कलकत्ता पर, यानी नवाब सिराजुद्दौला के ख़िलाफ़ उन्होंने जंग का ऐलान कर दिया। अब वो खौफज़दा थे ना गोरे, कि वो तादाद में भी कम थे, उनका अपना यहाँ पर ज़ाहिर इलाका भी नहीं था, इनके पास बहुत भारी मतलब फ़ौज भी थी, इनके पास हथियार भी थे, इनके पास हाथी भी थे, व्हाट्सोएवर। मुझे एग्जैक्टली नंबर याद नहीं है कितना नंबर था इनके सिपाहियों का। बहरहाल तकरीबन 50,000 आई थिंक सो, कंफर्म कर लीजिएगा कि लगभग था नवाब सिराजुद्दौला साहब का जो नंबर था आर्मी का। और उनके पास कम लोग थे, कम उनके पास, हाथी भी कम थे उनके पास, और मतलब जिस तरह से होते हैं रिसोर्सेज जंग के लिए, वो उनके पास कम थे। लेकिन क्या हुआ, उन्होंने, अंग्रेज़ों ने अपनी चाल चली, उन्होंने ले लिया। इनका एक कमांडर इन चीफ था नवाब सिराजुद्दौला साहब का, मीर जाफ़र को उन्होंने ब्राइब कर लिया। ठीक है, उसको अपने साथ भी ला लिया। उसने इनको धोखा दिया और अपने साथ और भी बहुत से लोगों को वो ले गया। उन्होंने इसको मतलब कि पैसों की लालच दी, और साथ में उन्हें ये कहा कि जब हम जीत जाएंगे नवाब सिराजुद्दौला के ख़िलाफ़ तो हम तुम्हें नवाब ऑफ बंगाल बनाएंगे। एंड दिस इज़ व्हाट दे डिड लेटर। उन्होंने ये किया। और इस ज़ाहिर है जब कठपुतली बन के बैठ गया था वो मीर जाफ़र, तो उन्होंने अपनी मर्ज़ी के ही फ़ैसले करवाने थे गोरों ने। ठीक है, तो बहरहाल बाद में ये हुआ भी, इसने यही किया, ये साथ मिल गए, और भी लोग साथ मिल गए। बहुत से लोगों ने धोखा दिया नवाब सिराजुद्दौला को, और उन्हें शिकस्त हुई 23 जून 1757 को। दिस इज़ व्हाट बैटल ऑफ प्लासी डिड एंड दिस इज़ हाउ इट हैपेंड। ठीक है, और मेरे ख्याल में यही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ये हुगली एक रिवर है, HOOGHLY, हुगली रिवर के किनारे पर हुई थी। और बाकी पॉइंट सारे मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। अच्छा, जब ये अंग्रेज़ जीत गए, बैटल ऑफ प्लासी जीत गए और नवाब सिराजुद्दौला को शिकस्त हुई,
तो उन्होंने मतलब ज़ाहिर है कंट्रोल संभाल लिया बंगाल का, और बाद में वो आगे से आगे अपनी कॉलोनियलिज्म को एक्सपेंड करते गए, अपनी कॉलोनीज़ बनाते गए। बिहार, फिर उड़ीसा, 1772 में वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर वो कंट्रोल कर चुके थे। और आगे फिर हमें पता ही है कि उन्होंने कितनी 25% ऑफ द वर्ल्ड पे क्वीन विक्टोरिया ने हुकूमत की है। सो दिस इज़ हाउ बैटल ऑफ प्लासीडिड, ये इसका पस मंज़र था, ये सारे पॉइंट्स थे, ये सारे लोग थे जो इंपॉर्टेंट हैं, जो सारे इवेंट्स इंपॉर्टेंट हैं, मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। इनमें से कहीं से कोई भी किसी तरह का क्वेश्चन एग्जामिनर पेपर में पूछ सकता है। मेरे ख्याल में दिस इज़ वेरी मच क्लियर। अब आइंदा इसमें से कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो आप उससे बाखबर ज़रूर होंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, विच इज़ द हैवीएस्ट मेटल? हैवीएस्ट मेटल ऑप्शन ए आयरन है। हमने चूँकि लोहा उठाकर देखा है, आयरन को हमने उठाकर देखा है, तो हमें लगता है कि यार ये तो बहुत भारी है। भाई हमने सारी उठाकर कहाँ देखी हैं, इसीलिए सबसे ज़्यादा इन ऑप्शंस में जो दिए गए हैं इनमें प्लेटिनम सबसे ज़्यादा हैवी है, हैवीएस्ट मेटल है। लेकिन प्लेटिनम से भी ज़्यादा एक ऐसी मेटल है जो हैवियर है, वो कौन सी है? वो ऑस्मियम है। ऑस्मियम इज़ द हैवीएस्ट मेटल। और सेकंड पे जो हैवियर है वो कौन सी है? वो प्लेटिनम है। अब चूंकि यहाँ पर ऑस्मियम मौजूद नहीं है ऑप्शंस में, तो फिर अंधों में काना राजा ही होता है। आयरन, मरकरी और निकल में तो फिर प्लेटिनम ही हैवीएस्ट हुई ना, तो प्लेटिनम इसमें करेक्ट ऑप्शन बन रहा है। लेकिन अगर ऑस्मियम दिया हो तो फिर ऑस्मियम इज़ द हैवीएस्ट और सेकंड पे प्लेटिनम है। अच्छा, मरकरी वो मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड रहता है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। विच मेटल ये लाइक रिमेन्स लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर? तो वो मरकरी है। अच्छा, लाइटेस्ट मेटल की अगर हम बात करते हैं, लाइटेस्ट का जो Li है उससे आपने याद रखना है लिथियम का भी Li है। लाइटेस्ट मेटल लिथियम है। और फिर अगर हम डेंसेस्ट की बात करते हैं या हैवीएस्ट, जाहिर है जो चीज़ डेंसेस्ट होगी वो हैवीएस्ट भी होगी, तो वो ऑस्मियम ही है। अगर कभी क्वेश्चन आ जाता है डेंसेस्ट के बारे में तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। डेंसेस्ट और हैवीएस्ट बात एक ही है, वो ऑस्मियम ही है। और सेकंड पे फिर प्लेटिनम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू हैव अ वेरी वाइड फील्ड ऑफ व्यू द मिरर यूज्ड इन कार्स इज़? तो कन्वेक्स मिरर यूज़ होता है। कन्वेक्स मिरर चूँकि बाहर की जानिब उभरा हुआ होता है, इसलिए वो एक वाइड रेंज में हमें चीज़ें रिफ्लेक्शन के थ्रू दिखा सकता है। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़ हैज़ द लार्जेस्ट मिलिट्री फोर्स इन द वर्ल्ड? कौन हो सकता है चाइना के बगैर? भाई चाइना की लार्जेस्ट मिलिट्री फोर्स है दुनिया में। क्वेश्चन 25, टाइम्स न्यू रोमन एंड एरियल आर एग्जाम्पल्स ऑफ? तो टाइम्स न्यू रोमन हम जानते हैं कि ये फॉन्ट स्टाइल होता है, एरियल वगैरह सारे भी एंटन जितने भी हैं तो ये फॉन्ट स्टाइल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई फादर डज नॉट लाइक द म्यूज़िक डैश, नॉर आई एम, नॉर डू आई, नॉर आई डू एज मी। आपने बस ये याद रखना है, इसकी ट्रांसलेशन बनती है मेरे वालिद साहब मौसीकी को पसंद नहीं करते, ना ही मैं। बस तो मैं लास्ट पे है, आपने इसी से याद रखना है, तो आई लास्ट पे आएगा, नॉर डू आई। डजेंट लाइक है तो आगे भी जाहिर है जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो उसी के हिसाब से आएंगी। आई के साथ डू आता है, तो पीछे भी डज नॉट है, फादर सिंगुलर था, आई के साथ डू आता है, तो फिर नॉर डू आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी कॉलम्स कैन यू इंसर्ट इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट इन मैक्सिमम? तो हम 63 कॉलम्स मैक्सिमम ऐड कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं एक MS वर्ड के डॉक्यूमेंट में। वर्ड डॉक्यूमेंट में 63 कॉलम्स तक हम इंसर्ट कर सकते हैं। आगे फ़ॉन्ट साइज़ वर्ड का अक्सर पूछा जाता है। मिनिमम फ़ॉन्ट साइज़ क्या होता है वर्ड का 8 और मैक्सिमम क्या होता है 72। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस वन द फीफा वर्ल्ड कप मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स? तो इसका आंसर है ब्राज़ील। ब्राज़ील ने 5 टाइम्स फीफा वर्ल्ड कप जीता है। एंड ब्राज़ील इज़ द नेशन जिन्होंने सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट किया है, यानी जब से उन्होंने स्टार्ट किया है खेलना फ़ीफ़ा को, ये फ़ीफ़ा स्टार्ट हुआ है, उन्होंने हर साल पार्टिसिपेट किया है। उन्होंने सबसे ज़्यादा गेम्स खेली हैं, सबसे ज़्यादा उन्होंने गोल्स किए हैं और सबसे ज़्यादा जो वर्ल्ड कप हैं उन्होंने जीते हैं। उन्होंने 5 वर्ल्ड कप जीते हैं। फ़ीफ़ा के बारे में कुछ और इम्पॉर्टेंट MCQs हैं, पॉइंट्स हैं, आगे उनको नेक्स्ट स्लाइड पर देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं इस्टेब्लिश कब हुआ था फ़ीफ़ा। FIFA was established in 1904, रिपीटेड क्वेश्चन है।
May 21st 1904 इन पेरिस, फ्रांस। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? द हेड क्वार्टर्स ऑफ फीफा इज़ लोकेटेड इन ज्यूरिक, स्विट्ज़रलैंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हुआ, कब हुआ? फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप 1930 में हुआ था, यूराग्वे में हुआ था, वो होस्ट भी था और फाइनल का विनर भी यूराग्वे ही था। अभी 2026 का होने वाला है फीफा वर्ल्ड कप, तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उसका होस्ट कौन कौन है। तो उसको 3 नेशंस होस्ट करने जा रही हैं, USA, मैक्सिको एंड कनाडा। अच्छा, 2026 का जो फीफा वर्ल्ड कप है उसमें 3 कंट्रीज़ या नेशंस नहीं पार्टिसिपेट कर सकती, उन पर बैन है। कौन कौन सी हैं? रशिया, कांगो एंड पाकिस्तान। ये भी इम्पॉर्टेंट है। 2022 का जो वर्ल्ड कप हुआ अभी लास्टली, उसका होस्ट कतर था और उसका विनर अर्जेंटीना था। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। फिंगर्स, हैंड, फीट, आगे क्वेश्चन मार्क है या खाली जगह है। तो जिस तरह से फिंगर्स रिलेटेड हैं हैंड से, इसी तरह से टोज रिलेटेड हैं फीट से। बाकी जो ऑप्शंस दिए हुए थे उसमें एंकल था, नेल्स था और हील्स था। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, थर्ड अशरा इज़ नोन एज। ऑप्शन ए डेज ऑफ मर्जी, अशराए रहमत नहीं, वो तो पहले अशरे को कहते हैं। ऑप्शन बी डेज ऑफ फॉरगिवनेस, यानी मगफिरत का अशरा, तो वो दूसरे अशरे को कहते हैं। और ऑप्शन नंबर सी है डेज टू सीक रिफ्यूज फ्रॉम हेल फायर, यानी दोज़ख से निजात, तो ये तीसरे अशरे को कहते हैं। और यही ऑप्शन सी ही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। इसमें ए बी सी जो ऑप्शंस हैं वो पहला, दूसरा और तीसरे अशरे के ही नेम्स हैं, तो आप इनको याद रखिएगा। आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर। वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई है बट वी हैव कवर्ड 20 क्वेश्चंस and see you in the next video with next 20 questions. We will cover question number 31 to 50 in the next part. तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। कीप स्टडिंग एंड कीप शाइनिंग। अल्लाह हाफिज़।